नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार, वो शो जो करता है आपके हक की बात। मैं हूं प्रियंका संभव। कंपनियों के एंटी कंज्यूमर रुख के खिलाफ आपकी आवाज। हम इस शो में कंज्यूमर को दिलाते हैं इंसाफ, बताते हैं आपके अधिकार और आपको बनाते हैं सशक्त और जागरूक उपभोक्ता। इस बार पहरेदार में हम आपको दिखाने जा रहे हैं रियल एस्टेट का चक्रव्यूह, जिसमें कंज्यूमर के लिए आना तो बेहद आसान है, लेकिन इस चक्रव्यूह से निकल पाना बेहद मुश्किल या यूं कहे नामुमकिन। इस चक्रव्यूह को बनाने वाले हैं वो रियल एस्टेट डेवलपर्स और बिल्डर्स जो विज्ञापनों के जरिए कंज्यूमर को दिखाते हैं उनके अपने आशियाने का हसीन सपना, लेकिन ये सपना हकीकत नहीं बन पाता है। लंबे समय से अपने फ्लैट के इंतजार में बैठे फ्लैट बायर क्या करें, कहां जाएं, इन्हीं सवालों का जवाब हम देंगे आपको। ऐसे ऐसे किस्से पहरेदार के पास पहुंचे हैं जहां प्रोजेक्ट लॉन्च में 7 साल तक हो चुके हैं, लेकिन डिलीवरी के नाम पर बिल्डर अंगूठा ही दिखा रहा है। पूरा का पूरा पैसा कंज्यूमर से वसूला जा चुका है कई केसेस में, लेकिन फ्लैट लापता है। ऐसा एक प्रोजेक्ट है यूनिटेक का यूनी होम्स, जिसका पहला फेज 2009 में लॉन्च हुआ था और अब इसके 3 फेज लॉन्च हो चुके हैं। और इन 4 सालों में, यानी 2009 में जब ये लॉन्च हुआ और अब तक में ये तीनों फेज कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, लेकिन पहले फेज के कंज्यूमर भी अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं अपने अदद घर का। यूनिहोम्स के कुछ ऐसे फ्लैट बायर से हम बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, 3 फेजेस में लॉन्च हुआ है। दूसरे फेज के एक फ्लैट बायर नितिन जैन हमारे साथ है, पेशे से सॉफ्ट इंजीनियर हैं। फ्लैट इन्होंने भी बुक किया यूनिटेक के यूनी होम्स में, लेकिन क्या बीत रही है इनसे ही जानते हैं। नितिन, स्वागत है आपका पहरेदार में। आपका इंतजार जो है काफी लंबा खिंच के, आपको 2012 में पोजेशन मिलनी थी, अभी तक इंतजार जारी है। हाँ जी, एक्चुअली ये फ्लैट मैंने बुक किया था 2010 में। ये फेज 2 का प्रोजेक्ट है और ये इसको बुक किए हुए अब 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक बिल्डर ने ये फ्लैट अभी तक डिलीवर नहीं किया है। और मैं अभी भी आज की डेट में 15,000 रेंट पर मंथ दे रहा हूँ, जो कि आगे मैं कितने साल तक देता रहूंगा मुझे पता है। मेरे को पेमेंट की कोई डिमांड नहीं आई है, तो उससे खुद ही अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने कुछ काम शुरू नहीं किया है, क्योंकि मेरा प्लान जो है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है। तो अगर कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ है प्रोजेक्ट पे, तो प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। जी, शुक्रिया नितिन हमसे बात करने के लिए। नितिन, जैसा ही केस है, बिल्कुल ऐसा ही केस हारू इमाम जी ने भी हमें भेजा है। बस फर्क इतना है कि हारू जी ने जो है यूनिटेक यूनी होम के फेज 1 में फ्लैट बुक किया था। जम्मू में रहते हैं, दिल्ली में इनका ट्रांसफर होने वाला है और ये नोएडा में अपने आशियाने की तलाश में थे। हारू इमाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से। हारू जी, आपको आपका इंतजार भी काफी लंबा खिंच रहा है और जैसा कि आपके मेल से हमें पता चला, आपने तो 95% पेमेंट भी यूनिटेक को कर दी है। जी मैम, 95% पेमेंट कर दिया था मैं जब बुक करवाया था उसी टाइम। एंड प्लस इनको देना था पोजीशन 2011 में, प्लस अभी तक इनका कोई कमिटमेंट डेट नहीं है। और 2011 में इनको देना था। अभी तक बिल्डिंग भी सारी तैयार नहीं हुई फेज 1 की। कुछ बिल्डिंगें तैयार हैं, लेकिन उसके आगे का कोई काम नहीं चल रहा अभी। ये सिर्फ नितिन और हारू इमाम की कहानी नहीं है, ऐसी ही तकलीफ यूनिटेक के कम से कम 3,000 कंज्यूमरों की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन लोगों की तकलीफ, जो यूनी होम्स के चक्रव्यूह में फंस कर न सिर्फ अभी तक अपने घर का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि ईएमआई और किराए दोनों का बोझ भी उठा रहे हैं। और यूनिटेक के एंटी कंज्यूमर रवैये की हद यह है कि कंपनी इन लोगों को या तो झूठे दिलासे दे रही है या फिर टाल मटोल कर रही है। यही नहीं, जब हमने भी यूनिटेक से उनका एक ऑफिशियल बयान चाहा कि इतनी लंबी शिकायतों की लिस्ट लग गई है पहरेदार के फेसबुक पेज पर, हमारे ट्विटर हैंडल में, आप क्या कहना चाहेंगे? और ये पहली बार नहीं है जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि यूनी होम्स आखिर कब कंप्लीट होगा, लेकिन इन्हें हमने वक्त भी दिया, उसके बावजूद यूनिटेक की चुप्पी बरकरार है। जिस तरह से यूनिटेक के फ्लैट बायर्स का इंतजार बरकरार है, यूनिटेक की चुप्पी भी उसी तरह से बरकरार है। कौन देगा जवाब? जवाब तो बिल्डर को ही देना होगा। यूनिटेक अपने पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते ही जा रही है। कंपनी की ही रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2009 से जून 2012 तक की अवधि में यूनिटेक ने देश भर में 66 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। इसमें से जून 2012 तक सिर्फ 4 प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल यूनिट ग्राहकों को दिए गए हैं। 54 प्रोजेक्ट में काम अलग अलग लेवल पर पहुंचा हुआ है, 5 में तो काम ही शुरू नहीं हुआ। जिन प्रोजेक्ट्स में काम चलने की बात की गई उनमें नोएडा, भोपाल, मोहाली और चेन्नई के यूनी होम्स प्रोजेक्ट, कोलकाता में फ्रेस्को, मैसूर में
पैलेस कोर्ट और बंगलुरु में गार्डन्स गैलरी और चेन्नई में ग्रीनवुड सिटी जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। यही नहीं, यूनिटेक अब कई लग्जरी प्रोजेक्ट्स की भी लाइन लगाने वाली है। आपके शहर में जल्द ही आपको बोर्डिंग्स नजर आएंगे। गुड़गांव में द वन और नोएडा में द पाम्स एक्सक्विजिट जैसे बड़े बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने की तैयारी में है। लेकिन पहले ये बताएं कि वो प्रोजेक्ट्स जो पीछे से अधर में अटके हुए हैं उनका क्या होगा। यूनिटेक ने हमें अभी जवाब नहीं दिया है, लेकिन कंज्यूमर के सामने क्या रास्ते हैं और क्या जवाब देना यूनिटेक को जवाब देना जरूरी नहीं है, इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं रियल एस्टेट मामलों पर करीब से नजर रखने वाले और firstpost.in के कॉलमनिस्ट विवेक कौल, साथ ही में है कंज्यूमर मामलों की वकील नमिता मैथ्यूज भी। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन विवेक सर, आपने अभी देखा यूनिटेक जो है प्रोजेक्ट्स अधर में अटके हुए हैं, लॉन्च किए जा रहा है, ये क्या है? क्या नया प्रोजेक्ट जो है एक मनी मेकिंग मशीन की तरह इनके लिए काम कर रहा है, अपना कमिटमेंट नहीं पूरा करने? किस तरह के ये मैकेनिज्म है? एक हिंदी अखबार में बिजनेस स्टैंडर्ड में अभी एक हेडलाइन आई थी कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर घर बार की। तो ये एक पंक्ति जो है ये पूरे मामले को एक बहुत ही सीधे तरीके से समझा देती है। और हुआ क्या है कि बिल्डरों ने 2002 और 2008 के बीच में बहुत ज्यादा पैसा लोन लिया। अब उस लोन को लौटाने की बारी आई है। तो हो क्या रहा है कि ये लोग जो नए प्रोजेक्ट से पैसा उठाते हैं उससे ये लोग लोन जो है चुकाते हैं, उस पर इंटरेस्ट वगैरह देते हैं। जब ये होता है तो जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा उठाया गया है, जो बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा उठाया गया है, उसके लिए कुछ पैसा रहता नहीं है, तो बिल्डिंग बनती नहीं है। और बिल्डिंग बनती नहीं है और फिर नए प्रोजेक्ट और लॉन्च होते हैं क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा चाहिए। बैंक्स अब इनको पैसे देंगे नहीं क्योंकि बैंक्स इनको पहले ही बहुत ज्यादा पैसे दे चुके हैं। अगर ये लोग प्राइवेट मार्केट में पैसा उठाएंगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इनके लिए एक बहुत आसान तरीका है पैसा उठाने का। बिल्कुल, यानी कि साफ है कि नए प्रोजेक्ट जो है इनके लिए एक मनी मेकिंग मशीन बन गए, नोट छापने की मशीन बन गए। जब नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे तो फिर पुराने पर कुछ काम किया जाए ये नहीं होगा, लेकिन उस पैसे को फिर एक और नए प्रोजेक्ट में लगा दिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि रियल एस्टेट का ये चक्रव्यूह कैसे काम करता है। बिल्डर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, एडवर्टाइजमेंट्स देता है, पब्लिसिटी करता है, प्रोजेक्ट के लिए खरीदार जुगाड़ लेता है। अच्छी स्कीम और मार्केट से सस्ते में लॉन्च हुए ये प्रोजेक्ट बिक भी जाते हैं। पैसा इकट्ठा कर बिल्डर नई जमीन खरीद वहां पर आने वाले प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट कर देता है। पहले प्रोजेक्ट से जुटाए हुए पैसे निवेश हो जाते हैं नए लॉन्च हुए प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट में भी बुकिंग चालू हो जाती है, बिल्डर के पास फिर पैसे आ जाते हैं और इनको बढ़ाने के लिए नए प्रोजेक्ट फिर से लॉन्च हो जाते हैं। तो डिलीवरी की परवाह किए बिना धड़ल्ले से प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट लॉन्च होते जाते हैं और इसी चक्रव्यूह में फंस जाता है वो कंज्यूमर जिसे घर की जरूरत है। चक्रव्यूह में फंसे कंज्यूमर को राहत देने और डिफॉल्टर डेवलपरों पर शिकंजा कसने का काम किया नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन NCDRC ने। कमीशन ने एक फैसले में यूनिटेक की अच्छी खबर ली है और उसे कंज्यूमर को पोजेशन में देरी की वजह से 14 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। यह मामला है गुड़गांव के संजय गोयल का, जिन्होंने यूनिटेक के हार्मनी प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया था। सितंबर 2007 में ही उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया था। अग्रीमेंट के मुताबिक उन्हें सितंबर 2010 में फ्लैट मिलना था, लेकिन आज तक यूनिटेक ने ये पोजेशन नहीं दिया है। इस दौरान संजय को हर महीने 40 से 50 हजार रुपए किराए के देने पड़े थे और नेशनल कमीशन ने संजय गोयल की शिकायत सही पाई है। यूनिटेक को अगले 6 महीने के अंदर फ्लैट देना होगा। ऐसा नहीं होने पर हर महीने के हिसाब से यूनिटेक को 25,000 रुपए संजय गोयल को देने पड़ेंगे। हमारे साथ हैं नमिता मैथ्यूज, एडवोकेट है। NCDRC का ये फैसला सुन के यही लगता है कि कंज्यूमर इज किंग साबित तो हो रहा है, लेकिन इस फैसले को वो लोग जो इस तरह के डिलेड प्रोजेक्ट में फंस जाते हैं क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से इसे हथियार बना सकते हैं? ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स इस फैसले को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर एक केस डाल सकता है और इसी केस को आप साइट करते हुए आप अपने आर्ग्यूमेंट्स लीड कर सकते हैं कोर्ट को और इसे बेसिस बना सकते हैं। नेशनल कमीशन की जजमेंट एक्चुअली सारे स्टेट कमीशंस पे और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स पे बाइंडिंग होता है। तो जो फंस गए इस तरह के प्रोजेक्ट में, यूनिटेक का जो हमने केसेस हमने सामने रखे हैं कि डिले की जो है इंतहा हो गई है और जैसा कि विवेक कौल ने कहा इंतहा हो गई, इंतजार की कोई खबर घर बार की नहीं आ रही है, तो क्या करें इस स्थिति में? कंज्यूमर कोर्ट का रुख ले?
हाँ जी, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में हमारे पास यही सोल्यूशन है। आपको कोर्ट के पास जाना चाहिए एंड एट द अर्लीस्ट जब आपको पता चले साइट पे जाके या जहां भी जाके कि आपकी प्रोजेक्ट डिले हो रही है, प्लीज डू नॉट स्टॉप, आप इमीडिएटली कोर्ट जाइए, अपना केस डालिए। एट द सेम टाइम साइड बाय साइड अपने बिल्डर से हमेशा करस्पॉन्डेंस कीजिए। पहला कदम कंज्यूमर को ही उठाना होगा, तभी जाकर के ये बिल्डर्स जागेंगे, जवाब देंगे और शायद समय पर डिलीवरी भी देंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे क्यों पार्श्वनाथ डेवलपर के हाउस ऑफ हैप्पीनेस के दावे हैं झूठे, किस तरह लखनऊ के गोमती नगर में कंज्यूमर फंसे हैं पार्श्वनाथ के चक्रव्यूह में। वेलकम बैक। पहरेदार में आज रियल एस्टेट का चक्रव्यूह, जिसमें कंज्यूमर फंस तो जाता है बहुत आसानी से, लेकिन निकलना बेहद मुश्किल है। क्या है कंज्यूमर के हक, क्या करे और आखिर ये चक्रव्यूह कैसे बनता है, इन पर पहरेदार उठा रहा है सवाल। रियल एस्टेट डेवलपरों के चक्रव्यूह का एक और उदाहरण लखनऊ में हमें मिला। लखनऊ के गोमती नगर के पार्श्वनाथ प्लैनेट प्रोजेक्ट में काफी हलचल है। इन दिनों देश भर में लोगों को हाउस ऑफ हैप्पीनेस देने का दावा करते हैं पार्श्वनाथ, लेकिन इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये साबित होता है पार्श्वनाथ प्लैनेट प्रोजेक्ट में। 2006 में लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट, अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जबकि कंपनी से 2009 में ही पूरा करने का वादा कर चुकी है। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं कुछ ऐसे ही कंज्यूमर जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपने फ्लैट बुक किए थे, अब तक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात करते हैं गुफरान अलवी और जवाहर भाटिया जी से। गुफरान साहब, स्वागत है आपका। 2006 में बुक किया, 2009 से इंतजार जारी ही है आपका। क्या बीत रही है आप पर? पार्श्वनाथ क्या जवाब दे रहा है आप लोगों को? पार्श्वनाथ वाले सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में अभी 1 साल और लेंगे, लेकिन जिस तरीके से वहां पे काम चल रहा है उससे हमको नहीं लगता है कि आगे 1 साल में भी पूरा कर पाएंगे। अभी क्या है कि इन लोगों ने एलडीए का पैसा भी नहीं दिया है और इनको एलडीए से सैंक्शन भी नहीं मिली है, जिसकी वजह से ये परमिशन लेने के बाद ऑफर करते हैं पोजीशन। इनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है। जो लखनऊ का जो प्लैनेट का स्टाफ है उनके, वो कहते हैं कि साहब हम आपको कुछ नहीं कह सकते, आप दिल्ली बात कीजिए। एमडी से बात करते हैं, एमडी फोन नहीं उठाते हैं। मार्च में फिर इनके सीईओ हैं डॉक्टर बीपी ढाका, उन्होंने चिट्ठी दी कि साहब हम आपको दिसंबर 2011 में दे देंगे, तब भी पूरा नहीं किया। तो इनके एमडी संजीव जैन की चिट्ठी आई कि दिसंबर 2013 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। अब उसके बाद से संजीव जैन किसी तरीके से कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। हमारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिन्होंने अपना मकान बेचा है, अपना मकान बेचने के बाद उन्होंने इसमें बुक कराया था। अब बहुत से ऐसे मेंबर हैं जो कि 50,000 रुपए 40,000 रुपए किराया भी दे रहे हैं और 40,000 रुपए बैंक की ईएमआई भी दे रहे हैं। लेकिन कंपनी किसी की नहीं सुन रही, झेल रहे हैं, रेंट भी अदा कर रहे हैं और कंपनी से कोई जवाब भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, रेंट यानी किराया दे रहे हैं आप लोग। अनामिता मैथ्यू, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने देखा इनको एक डेट मिली कि 2010 में डिलीवरी होगी, कम्युनिकेशन जारी आप कह रही 2011 में बोल दिया, मार्च 2011 में कि दिसंबर 2011, नई तारीख दिसंबर 2013। दिस इज अ फिट केस एक्चुअली, जो एक कंज्यूमर केस भी बन सकता है, एट द सेम टाइम प्रोबेबली एक क्रिमिनल केस भी बन सकता है अगर इनके फैक्ट्स राइट हो। इनको एक्चुअली आई एम वेरी सरप्राइज्ड, आज तक ये लोग कंज्यूमर कोर्ट क्यों नहीं गए हैं। इनको अपनी केस अभी ही दाखिल कर देनी चाहिए थी, बहुत पहले एक्चुअली, पर अब दे स्टिल हैव टाइम। वो अप्रोच कीजिए अपने नजदीकी कंज्यूमर कोर्ट पे। आप उस कंज्यूमर कोर्ट में अपने रेंट जो आप पे कर रहे हो उसकी भी जो कीमत है आप वो भी मांग सकते हो, जो इंटरेस्ट आप झेल रहे हो बिकॉज ऑफ दिस डिले आप वो भी मांग सकते हो। एट द सेम टाइम आप कॉम्पनसेशन और डैमेजेस भी मांग सकते हो। बिल्कुल। भाटिया जी, आपसे पूछना चाहूंगी, ये आपको कितनी रियलिस्टिक लग रही है? दिसंबर 2013 मिल जाएगा पार्श्वनाथ प्लैनेट में आपको अपना हिस्सा? कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है ऐसी कि 2013 तक इसको कंप्लीट कर देंगे। हम लोगों का तो 2014 बोल रहे हैं आपको, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ काम चल रहा है, जो वहाँ पर है, उस हिसाब से कहीं से भी नहीं लगता है कि 2013 में ये दे पाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। परेशान हैं, हैरान हैं,
पार्श्वनाथ की बातें बस झूठे वादे ही लग रहे हैं। हमने पार्श्वनाथ तक इनकी शिकायत रखी, उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने हमें कहा कि मंदी की वजह से उनके प्रोजेक्ट पूरे होने में देरी आई, लेकिन अब पार्श्वनाथ प्लैनेट प्रोजेक्ट के 5 रेजिडेंशियल टावर पूरे हो चुके हैं। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से पार्ट कंप्लीशन की मंजूरी मांगी है। जैसे ही एलडीए की तरफ से औपचारिक मंजूरी मिलती है 1 महीने के अंदर सभी लोगों को फ्लैट अलॉट कर दिए जाएंगे। पार्श्वनाथ के मुताबिक बाकी 5 टावर भी पूरे होने वाले हैं और दिसंबर 2013 तक इनका पोजेशन दे दिया जाएगा। कंपनी ने हमें यह भी कहा है कि उन्होंने सेल अग्रीमेंट के मुताबिक क्लाइंट्स के फ्लैट अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट के जरिए मुआवजा भी दिया है। लेकिन आपको बता दें, मुआवजा 5 रुपए पर स्क्वायर फीट पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन अगर एक कंज्यूमर अपने ईएमआई में डिफॉल्ट करता है तो उससे जो वसूला जाता है वो होता है 15 से 18% की पेनल्टी। पार्श्वनाथ ने भले ही लखनऊ के अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं किया, लेकिन नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने में पीछे नहीं रहा है। गाजियाबाद में कंपनी ने अपना लग्जरी प्रोजेक्ट पार्श्वनाथ एक्सोटिका लॉन्च किया। इसके अलावा डेरा बस्सी में पार्श्वनाथ ग्रीन्स, भिवाड़ी में पार्श्वनाथ सिटी सेंटर, धारूहेड़ा में पार्श्वनाथ प्लेजेंट, पुणे में पार्श्वनाथ प्रतिष्ठा, जोधपुर में पार्श्वनाथ रॉयल फ्लोर्स और देश के कई शहरों में पार्श्वनाथ सिटी नाम से अपने प्रोजेक्ट चला रही है। लंबी लिस्ट है पार्श्वनाथ की, लॉन्च पे लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट्स अधर में अटके हुए हैं। विवेक कौल, फर्स्ट पोस्टन के कॉलमनिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट को करीब से देखते हैं। विवेक, चाहे यूनिटेक हो, पार्श्वनाथ हो, रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां, इसके बावजूद वो अपने वादे पूरे नहीं कर रही हैं। जी देखिए, क्या हो गया, कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट का जो पूरा सेक्टर है वो एक पॉन्जी स्कीम बन के रह गया है। नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं, उसमें जो इन्वेस्टर बाहर लोग पैसा लगाते हैं उससे पुराने लोन पे ऑफ करती हैं रियल एस्टेट कंपनीज, और ये भी कोशिश करती हैं कि जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनको भी बनाना शुरू करें। तो अब इस पूरे खेल में ये होकर रह गया है कि एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि वो नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहें और उसमें जो पैसा आएगा उसको इस्तेमाल करते हुए ये लोग पुराने प्रोजेक्ट पूरे करने की उम्मीद रखते हैं। तो ये जो साइकिल बन गया है, ये जब तक टूटता नहीं है तब तक बड़ा मुश्किल है। कोई भी एक आदमी जो घर खरीदेगा और उसको 1 साल 2 साल 3 साल की डेट ऑफ पोजीशन दी जाएगी, उस पे रियल एस्टेट कंपनीज उसको पूरा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो पैसा इसलिए उठा रही है कि वो पिछले जो लोन है, जो इंटरेस्ट है, पिछले जो प्रोजेक्ट है उसमें इस्तेमाल कर सके। पहरेदार में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल, क्या है इसकी खासियत और क्या है इसकी असलियत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि रियल एस्टेट में किस कदर से एक चक्रव्यूह बना हुआ है और इस चक्रव्यूह का मकसद ये है कि कंज्यूमर के पैसों को किस तरह से फंसाया जाए अपनी जाल में और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जबकि कंज्यूमर बस अपने आशियाने का इंतजार ही करता रह जाता है और रियल एस्टेट में जितने नामी बिल्डर हैं वो उनके पैसों का इस्तेमाल अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए करते रहते हैं। लेकिन क्या कैबिनेट से मंजूर हुआ रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल कंज्यूमर की इस हताशा को दूर कर पाएगा? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं अपने 2 खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ है firstpost.com के कॉलमनिस्ट विवेक कौल, साथ ही में मेरे साथ है सीनियर एडवोकेट नमिता मैथ्यूज जो कि कंज्यूमर मामलों पर काम करती आई हैं। कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को मंजूरी दे दी है जिसमें कंज्यूमरों के हित में कई बातें कही गई हैं, जैसे बिल्डर को तय समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, प्रोजेक्ट बिकने से मिली रकम का 70% अलग अलग बैंक खाते में रखना होगा, रकम का इस्तेमाल सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में होगा जिसके खरीदारों का पैसा है। ये बिल्डर हर तरह की मंजूरी मिलने के बाद ही प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकेगा और अगर बिल्डर ने तय शर्तें पूरी नहीं की तो वो जेल भी जा सकता है। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत कड़ी कड़ी बातें कही गई हैं, लेकिन विवेक 2009 में बिल का पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ, 4 साल बाद इसको कैबिनेट से मंजूरी मिली है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बिल खरा उतरेगा? जितना ये दिख रहा है कॉम्पैक्ट और जितनी इसमें दांतें नजर आ रही है कागजों में, क्या रियलिटी में भी ये इतना ही स्ट्रॉन्ग विल्ड रहेगा? अब देखिए कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में कितना ज्यादा समय लगेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस किस्म की एक्सपर्टीज क्या हिंदुस्तान में है, तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मतलब जग जाहिर है कि इस देश में हर बड़ा बिल्डर एक पॉलिटिशियन का फ्रंट है,
तो अब नियम कानून हम लोग चाहे कितने भी बना ले, पर जब तक पॉलिटिशियंस नहीं चाहेंगे कि रियल एस्टेट में जेन्युइनली कुछ रिफॉर्म हो, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप कितने भी लॉ बना ले, कितने भी रेगुलेटर बना ले, पर जब तक उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाएगा तो कहना मतलब फिर तो कुछ भी मतलब होगा नहीं। तो विवेक, एक आई वॉश है, चुनाव के ठीक पहले आप अपने देश के लाखों करोड़ों कंज्यूमर को मतलब ये दिखते हुए उनके सामने नजर आना चाहते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। हाँ, मतलब आई वॉश कहना तो मतलब थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, पर ये देखिए, इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। ये आसान चीज नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियंस और बिल्डर के बीच में जो नेक्सस है वो बहुत ज्यादा है और बहुत दिनों से चल रहा है। तो उसको ये कहना कि ये एक बिल लाने से ये सब ठीक हो जाएगा, तो ये थोड़ा मतलब मानने वाली बात नहीं है। नमिता, आपने पढ़ा है इस बिल के ड्राफ्ट को, आपको कहाँ पे लूज एंड्स नजर आ रहे हैं? सारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट, बड़े बड़े बिल्डर्स टीवी और अखबारों में कह रहे हैं कि हाँ, कंज्यूमर को अपहेल्ड किया गया है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत सारे लूज एंड्स हैं। आपको क्या लगता है? हाँ जी, इसमें बहुत सारे लूज एंड्स हैं। फर्स्टली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा इसमें कि ये दिस डज नॉट अप्लाई टू जो पहले वाले प्रोजेक्ट्स हैं। जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं इनको अप्लाई नहीं करती है। अगर एक साल पहले से, बिफोर द बिल इम्प्लीमेंट होगा, उससे पहले अगर उस बिल्डर ने सारे लाइसेंसेस अप्रूवल्स ले लिए हैं, तो इस बिल के नीचे जो एक्ट जब इम्प्लीमेंट होगा तो उसके नीचे उसे उस प्रोजेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो कोई हेल्प नहीं होगा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, बिकॉज बहुत सारे जो बिल्डर्स है, जैसे हमने आज बहुत सारे केसेस सुने हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने लाइसेंसेस तो ले ली है पर वो कंस्ट्रक्शन कर नहीं रहे हैं। अनदर जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि इसमें जितने भी पेनल्टीज है ये कंपाउंडेबल पेनल्टीज है, यानी इसमें आप फाइनली द कोर्ट कैन कंपाउंड इट, ये इनको अपनी पैसे देकर, एंड मोस्ट ऑफ देम आर मॉनेटरी कंपाउंडिंग पेनल्टीज। तो आई डोंट नो कितना इफेक्टिव होगा अगेंस्ट अ बिल्डर। आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि बिल्डर्स के पास मनी पावर तो काफी है, तो अगर आप किसी पे पेनल्टी मॉनेटरी डाल रहे हो और जो पीनल प्रोविजंस भी है उनको भी कंपाउंडेबल बना रहे हो, तो आई डोंट थिंक फाइनली ये कोई उपयोग का होगा। थर्डली, दिस इज अगेन गवर्नमेंट जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटरी बॉडीज भी जो होंगी इनमें भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट लूपहोल्स हैं। क्या ये इंडिपेंडेंट होगी? आई डोंट थिंक सो। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप इंटरनेशनली देखो, मोस्ट रेगुलेटर्स इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स होते हैं, वो नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज होती है और इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है। फॉर सम रीजन हमारी कंट्री में ये वी डोंट थिंक लाइक दैट, हमारी अप्रोच नहीं है कि हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाएं जो स्टेट से नहीं गवर्नड हो और इसमें इंडिपेंडेंट एक्चुअली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को डालें। बिल्कुल विवेक, मेरा सवाल ये है कि हमारे देश में मौजूद जो एक पॉलिटिकल बिल्डर नेक्सस है, जो हम सभी को पता है कि ये वर्क कर रहा है, कहीं ना कहीं है, अंडरकरेंट है, ऐसे में रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल कितना कारगर होगा, कितना कामगर होगा कंज्यूमर के लिए? अभी कुछ दिनों पहले मैंने किताब पढ़ी ब्रेकआउट नेशंस, उसमें एक छोटा सा किस्सा ये लिखा था कि बंबई के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को एक फिल्म देखने के लिए बुलाया गया और उस फिल्म में गाना चल रहा था जो कि उन्होंने बार बार प्रोड्यूसर को बोला कि ये बार बार दिखाओ। तो प्रोड्यूसर जो है वो परेशान हो गए कि ये गाना बार बार क्यों देख रहे हैं। तो पॉलिटिशियन ने उनसे ये पूछा कि भाई, इतनी जो इसके पीछे खाली जमीन है इस गाने में जो तुमने दिखाई है, ये जमीन है कहाँ बंबई में, इसका मुझे क्यों पता नहीं है अभी तक। तो आप ये देख लीजिए कि इतना ज्यादा नेक्सस है पॉलिटिशियंस और लैंड के बीच में और बिल्डर लॉबी के बीच में। तो अब इसका टूटना मुझे नहीं लगता है कि ये क्योंकि अगर ये होगा तो फिर पॉलिटिशियंस की जो वेल्थ है, उनकी जो मतलब उनके पास जो पैसा है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। शुक्रिया विवेक हमसे बात करने के लिए। यानी ये तो सच्चाई है कि मनोज कुमार जी ने जो एक फिल्म बनाई थी बहुत साल पहले जिसमें कहा गया था कि मेरी देश की धरती उगले सोना, तो सोना शायद सच में ही उगल रही है और इस धरती पर सभी की नजर है, लेकिन इस धरती पर वो बाशिंदे जिन्हें अपना आशियाना बनाना, आशियाने की जरूरत है, चार दीवारी और एक छत की जरूरत है, उनकी परवाह किसी को भी शायद नहीं है। नमिता, आपका भी यहाँ शुक्रिया कहना चाहूंगी। इसी के साथ पहरेदार में आज बस इतना ही। आप अपनी शिकायत हमें भेज सकते हैं या हमें, हमारा ईमेल एड्रेस है pehredar@network18online.com पर। SMS के जरिए भी आप हमें अपनी शिकायत भेज सकते हैं। Facebook/पहरेदार टाइप करके भी आप फेसबुक पर अपनी शिकायत, अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी @प्रियंका संभव पर। यही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।